हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका आपके ही चैनल परीक्षा अड्डा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीव विज्ञान की और जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए दोस्तों, तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिए, जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं? तो दोस्तों, आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा अरस्तु। ठीक है, कभी भी बात हो आपसे कि जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। ठीक है ना। तो यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ दोस्तों कि फिजिक्स के जनक कौन हैं। फिजिक्स के जनक कौन हैं और आपको बताना है मुझे केमिस्ट्री के जनक कौन हैं। इन दोनों ही प्रश्नों का आप मुझे आंसर दीजिए कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के जनक कौन हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर होगा आपका लैमार्क, जो कि फ्रांस से थे, और ट्रेवर नेस, जो कि जर्मनी से थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर जीव विज्ञान शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया। तो दोस्तों, जैव विकास को अगर बात होए तो किसने सर्वप्रथम समझाया? आंसर होगा आपका लैमार्क ने। ओके, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। ठीक है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान की बात करें तो देख रहे हैं आप थियोफ्रेस्टस को। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो देख रहे होंगे आपके पूरा का पूरा मैं ये वीडियो जो जनक हैं, ठीक है, उन्हीं के ऊपर मैं ले आया हूँ आपके लिए। बहुत ध्यान से देखेंगे आप। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, इसका आंसर है लेवाजियर। ओके, मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है क्या? तो आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट। गैसों के विसरण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर होगा ग्राहम ने। गैसों के विसरण का नियम, फटाफट से सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि गैसों का विसरण का नियम क्या कहलाता है। ओके, क्या होता है बताइए फटाफट से। इसकी खोज किसने की थी, प्रतिपादन को किसने किया था? तो आप कहेंगे ग्राहम ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था? तो आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर आपका कैप्लर। क्या आंसर होगा दोस्तों? कैप्लर। इन्होंने हमें बताया था कि जो ग्रह होते हैं वह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में उसकी परिक्रमा करते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमा करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ई सी इज इक्वल टू एम सी। देखिए, ये देख रहे होंगे आप, ये समीकरण जो भी है ये एक तरह से ई बराबर एम सी स्क्वायर का ही रूप है। और ई बराबर एम सी स्क्वायर यानी कि ऊर्जा समीकरण किसने दिया था? कहीं ना कहीं आइंस्टीन ने दिया था। ओके, जड़त्व के नियम की बात करेंगे दोस्तों अब हम, कि जड़त्व का नियम किसने खोजा था, किससे संबंधित है? तो आंसर होगा गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम की बात करें तो गैलीलियो ने। अब आप न्यूटन के गति का प्रथम नियम बताएंगे मुझे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है। ठीक है, और हमें एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि हमें बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है, और बल का मात्रक किस नियम से मिलता है, और बल का मात्रक होता क्या है, और बल का विमीय सूत्र क्या होता है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए हैं जो कि आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में भेजेंगे मुझे। ओके, नेक्स्ट। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर होगा न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम की बात करें तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक को हम लोग कैपिटल जी से दर्शाते हैं, इतनी बात आप जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है देखेंगे आप। दो पिंड हैं m1 और m2, ठीक है, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच लगने वाला बल F क्या हो जाएगा आपका? दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के और बटे आर स्क्वायर यानी कि व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि m1 m2 के समानुपाती, मतलब कि दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होगा, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा।
और यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाएगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। कहीं ना कहीं अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाएंगे तो एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, यानी कि G कैपिटल G जिसको आप कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये जुड़ेगा और फार्मूला बन के सामने आएगा कहीं ना कहीं m1m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका जान रहे हैं आप, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आंसर होगा डार्विन ने, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? आंसर लगाएंगे आप, डार्विन ने दिया था। नेक्स्ट, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर होगा ह्यूगो डी ब्रीज ने। उत्परिवर्तन के सिद्धांत की बात की गई है, आंसर हो जाएगा ह्यूगो डी ब्रीज ने। ओके। नेक्स्ट, नेचुरल सलेक्यान का सिद्धांत किसने दिया था? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पेपर में एक बार आ चुका है। नेचुरल सलेक्यान का सिद्धांत किसने दिया था? आंसर होगा डार्विन ने। ओके। डार्विन वाद आप पढ़े होंगे बायोलॉजी में, ठीक है ना, उसी को हम नेचुरल सेलेक्वान भी कहते हैं। विकास का सिद्धांत डार्विन जानते हैं, विकास का सिद्धांत भी किसने दिया? डार्विन ने दिया। आनुवंशिकी के जनक कौन थे? तो आंसर होगा ग्रेगरी जॉन मेंडल। और इन्होंने सबसे पहला प्रयोग किस पे किया था? तो आप जानते ही हैं, मटर के दाने पर सबसे पहला प्रयोग किया था, ठीक है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। नेक्स्ट देखिए, आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आनुवंशिकी के जनक जहाँ पर आप ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं, वहीं आनुवंशिकता के विज्ञान को सर्वप्रथम आनुवंशिकी किसने कहा? तो इसका आंसर दूसरा हो जाता है डब्ल्यू वाटसन, डब्ल्यू वाटसन ने। ओके। नेक्स्ट, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। भैया, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो होता है इंसान के क्रोमोसोम के भीतर। ओके। नेक्स्ट देखेंगे, सबसे पहले अगर बात की जाए जीन शब्द की, कि जीन शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था? तो आंसर आपके सामने है जॉनसन, जॉनसन या जोहानसन पढ़ लीजिए आप, ठीक है। जीन क्या होते हैं? तो आप जान लीजिए कि जीन मुख्यतः गुणसूत्रों में होते हैं, ठीक। नेक्स्ट, एक जीन एक एंजाइम किसने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए, बीडल और टैटम। लिख लिख के इसको याद कर लीजिए कि एक जीव एक सिद्धांत, एक जीव एक एंजाइम का सिद्धांत बीडल और टैटम ने दिया था, ठीक है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीडल एवं टैटम ने दिया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खून का रंग लाल होता है क्यों? भाई, अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में कहीं ना कहीं आरबीसी भी होता है और कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीसी भी होता है, आप जानते हैं, और कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स भी होती है, आप इस बात से परिचित हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो क्या है, तो आप बताएंगे 600, डब्ल्यूबीसी 1, ठीक, प्लेटलेट्स 40। ये है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो, 600:1:40। इस अनुपात को याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब सुनिए दोस्तों, आरबीसी जो होती है हमारी, उसका नाम ही है रेड ब्लड कार्ब सेल, मतलब कि लाल रंग की कहीं ना कहीं होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। अब जो ये हीमो वर्ड है, ये होता है लोहा, इसका मतलब है लोहा, यानी कि इसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, इसमें कहीं ना कहीं फेरस तत्व की मात्रा पाई जाती है, लौह तत्व की मात्रा पाई जाती है। ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही हमारे आरबीसी का रंग लाल होता है, जिसके कारण खून का रंग भी लाल होता है। इतनी बात क्लियर हो गई आपके दोस्तों। आरबीसी की संख्या की बात करेगा तो आरबीसी की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है तीनों में, मैंने आपको बता दिया, लगभग 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब, ये होती है आपकी आरबीसी। अगर हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो लगभग 7 से 10,000 पर मिलीमीटर क्यूब। अगर हम वहीं प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो लगभग 3 से 4 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब होती हैं। इतनी बातें दोस्तों क्लियर हो गई हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए,
हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा, बता चुका हूँ। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है, मैंने आपको बता दिया। खून का थक्का नहीं जमता है किस रोग में? तो आंसर होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया किस तरह की बीमारी है? तो आपका आंसर होगा एक तरह की आनुवांशिक बीमारी है, एक तरह की आनुवांशिक बीमारी है। और यह सर्वप्रथम कहाँ देखी गई थी? तो महारानी एलिजाबेथ के परिवार में इस बीमारी को सर्वप्रथम देखा गया था। मुख्यतः किसमें होती है? तो मुख्यतः पुरुषों में होती है। वाहक कौन होता है इसका? तो आप कहेंगे महिलाएं। वाहक कौन होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा महिलाएं होती हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। शरीर के अंदर रक्त के जमने शरीर को अंदर रक्त को जमने से रोकता है। आंसर होगा हिपैरिन। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, फाइब्रोनोजन एक प्रोटीन होता है, प्रोथाम्बिन भी एक प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि फाइब्रोनोजन और प्रोथाम्बिन के विपरीत कार्य करता है। तो आपका आंसर होगा हिपैरिन। कहीं ना कहीं हिपैरिन इन दोनों प्रोटीन के विपरीत काम करता है। ठीक है, या हिपैरिन के विपरीत कौन काम करता है? तो आप कहेंगे फाइब्रोनोजन और प्रोथाम्बिन। ठीक है, हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनने से रोकता है, और आपके जो बाकी दोनों हार्मोन हैं यानी कि प्रोथाम्बिन और फाइब्रोनोजन, यह रक्त का थक्का जमाते हैं शरीर के बाहर। ओके, इतनी बात दोस्तों क्लियर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप। अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। दोस्तों, प्लेटलेट्स जो होती हैं वो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। आपका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, फाइब्रोनोजन, ठीक है, आपका एक हो गया प्लेटलेट्स, ठीक, विटामिन के और पोटेशियम के, ये सभी मिल के रक्त का थक्का बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। क्लियर है? ठीक है, प्लेटलेट्स की जो आकार होता है वो तस्तरी नुमा होता है, इसीलिए इसको हम प्लेटलेट्स कहते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ पे होती है? प्लीहा में होती है। आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ होता है? तो प्लीहा होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे पूछूं पर्टिकुलर कि आरबीसी का जन्म कहाँ पे होता है, तो आप कहेंगे अस्थि मज्जा में। लेकिन दोस्तों, अस्थि मज्जा के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है लाल अस्थि मज्जा और एक होता है पीला अस्थि मज्जा। तो आरबीसी का निर्माण दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में होता है और डब्ल्यूबीसी का निर्माण दोस्तों पीले अस्थि मज्जा में होता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन, विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा की मात्रा बॉडी में हमारे होती है लगभग 55%। लगभग कितनी होती है दोस्तों? 55% के करीब में प्लाज्मा की मात्रा होती है। बाकी की होती हैं कणिकाएँ, रक्त कणिकाएँ, उनकी मात्रा होती है 45%। ठीक है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? यहाँ पे 60 लिखा है, लेकिन 55 अगर होता तो उसे हम ज़्यादा सही आंसर मानते। ये बात आप मान के चलेंगे। ओके, नेक्स्ट, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, और चौथी अवस्था क्या हो गई आपकी? प्लाज्मा। ठीक है, अब आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। अब सुनिए दोस्तों, ब्लड बैंक हम प्लीहा को क्यों कहते हैं? कब्रिस्तान भी कहते हैं इसे। ठीक है, प्लीहा को दरअसल दोस्तों ब्लड बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ ना कुछ रक्त प्लीहा में स्टोर रहता है। ठीक है, बॉडी को जब भी रक्त की ज़रूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं प्लीहा उसकी रक्त की प्रतिपूर्ति करेगा। बात समझे? प्लीहा को हिंदी में आप तिल्ली भी कह सकते हैं, और प्लीहा का मुख्य काम यही है कि वह ब्लड को संरक्षित रखता है और ब्लड बैंक की तरह कार्य करता है। ठीक, आरबीसी का कब्रिस्तान मैंने बताया आपको प्लीहा होता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। ठीक है ना, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है ब्लड बैंक में रक्त को। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। अब सुनिए दोस्तों, क्वेश्चन आपसे मेरा ये है कि आपने जो बोतल देखी है रक्त जिसमें सुरक्षित रखा जाता है, तो रक्त को किसके घोल में सुरक्षित रखते हैं? वो कौन सा द्रव होता है जो रक्त को खराब नहीं होने देता है? 40 से 50 दिन तक आप ब्लड को सुरक्षित रख सकते हैं। बताइए दोस्तों रक्त। चलिए आगे देखेंगे। रक्त समूह ए बी और ओ 4 कौन खोज करता है? तो आप कहेंगे लॉर्ड लॉर्ड कार्ल लैंडस्टीनर महोदय। कार्ल लैंडस्टीनर महोदय हैं रक्त समूह के खोजकर्ता।
ठीक है, बात समझ में आ रही दोस्तों। चलिए, अगर आपसे पूछा जाए RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो आप कहेंगे वीनर और कार्ल लैंड स्टीनर महोदय। ओके दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें सर्वप्रथम ए, बी और ओ, ये ब्लड ग्रुप आपके खोजे गए थे, ए, बी और ओ, ठीक है। तो इनकी खोज तो कार्ल लैंड स्टीनर महोदय ने की थी, परंतु जो चौथा ब्लड ग्रुप है आपका ए बी, ये कहीं ना कहीं खोजा था स्टर्ली महोदय ने। किसने? स्टर्ली महोदय ने। ठीक है, स्टर्ली एक जन और थे, इनके साथ में एक साइंटिस्ट और थे, उनका नाम आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट, रक्त समूह के खोजकर्ता लैंडस्टीनर, सर्वदाता रक्त समूह ओ, ठीक। ओ को भी आप दो भागों में RH फैक्टर में बांट सकते हैं, एक होता है O नेगेटिव, एक होता है O पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सर्वग्राही रक्त समूह है, तो आंसर होगा AB। ओके, सर्वग्राही की बात करें तो आंसर होगा AB, ठीक है ना। सर्वदाता की हम बात कर रहे थे तो आंसर था O, ठीक है। यहीं पे अगर सर्वदाता में हम कहते कि भाई देखिए ज़रा सा, RH फैक्टर के हिसाब से O को भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक O नेगेटिव और एक हो जाएगा आपका O पॉजिटिव, ठीक है। तो O नेगेटिव जो है वो सार्वत्रिक सर्वदाता कहलाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे आप, ए बी की बात हम कर रहे थे कि ए बी क्या है, तो सर्वग्राही है। RH फैक्टर के हिसाब से इसको भी आप दो भागों में बांट सकते हैं, एक हो गया आपका ए बी निगेटिव और एक हो गया आपका ए बी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह है, तो आपका आंसर होगा ए बी पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, RH फैक्टर संबंधित है, तो आंसर क्या लगाएंगे दोस्तों आप? रक्त से। RH फैक्टर किससे संबंधित है, तो आंसर होगा आपका रक्त से। RH फैक्टर सबसे पहले किस पर खोजा गया था, तो बंदर में खोजा गया था, जिसका नाम था रीसस। क्या नाम था? रीसस, ठीक है। उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया RH फैक्टर, मतलब कि रीसस ऑफ ह्यूमन, ठीक। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है RH फैक्टर, ठीक है ना। अब देखेंगे आप RB फैक्टर, यहाँ पे दोस्तों होना चाहिए था RH फैक्टर, ठीक है, के खोजकर्ता आंसर हो जाएगा आपका लैंडस्टीनर एवं वीनर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, रक्तचाप नियंत्रित होता है, आंसर होगा एड्रीनल ग्लैंड से। नेक्स्ट, रक्त को शुद्ध करने के लिए वृक्क, ठीक है ना, यहाँ पे शुद्धिकरण की बात हो रही है। आंसर होना चाहिए था आपका फेफड़ा, लंग्स। ये थोड़ा सा विवादित है, ये नहीं होना चाहिए था, लंग्स होना चाहिए था, फेफड़ा। कि शुद्धिकरण का काम करता है आपका फेफड़ा। ओके, और सांद्रीकरण यानी कि सांद्रण छनन प्रक्रिया का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे किडनी करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया। देखिए यहाँ पे सांद्रण होना चाहिए था, छनन प्रक्रिया, तो आप कहते हैं डायलिसिस, ठीक है। रक्त छानने की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है, ठीक है ना। मूत्र का निर्माण होता है, आंसर होगा वृक्क में। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में। ओके, वृक्क का भार होता है 150 ग्राम, 150 ग्राम होता है वृक्क का भार। ओके, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की होती है। इसीलिए डॉक्टर हमें टमाटर खाने से मना कर देते हैं, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलेट, ऑक्जेलिक एसिड की अधिकता होती है, और ऑक्जेलिक एसिड कैल्शियम के साथ मिलकर कहीं ना कहीं कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाने लगता है। रक्त का पीएच होता है 7.4। ओके, नेक्स्ट, रक्त मापने वाला यंत्र रुधिर स्फिग्मोमीटर। रक्त दाब मापने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं? रुधिर स्फिग्मोमैनोमीटर का। ओके, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था, तो आपका आंसर होगा विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विलियम हार्वे महोदय ने किया था। ओके, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है। क्या आंसर होगा दोस्तों? सिराएं। आप जानते हैं कि धमनियों का काम होता है हीमोग्लोबिन
में जो ऑक्सीजन होता है उसको ले जाती हैं, कोशिकाओं में छोड़ती हैं और वहाँ से रक्त के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं सिराएं और वापस लाती हैं, लाके हमारे फेफड़ों में छोड़ती हैं। ठीक है ना। तो हृदय तक रक्त को वापस लेके कौन आता है, तो आप कहेंगे सिराएं। ओके, चलिए। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है। आंसर होगा धमनी। ठीक है ना। हृदय से शरीर की ओर हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है पेस मेकर। याद कर लीजिए दोस्तों, पेस मेकर। ठीक है। जार्विक 7 ये पहला कृत्रिम हृदय है। जार्विक 7 पहला कृत्रिम हृदय है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा होता है। ठीक है ना। और कहीं ना कहीं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और जाता है हमारी प्रत्येक कोशिका में, ऑक्सीजन को छोड़ता है और कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है, उठाता है वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, वापस आता है, फेफड़ों में छोड़ता है और यह क्रिया लगातार चलती रहती है। ओके, चलिए दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। जय हिंद, जय भारत।